नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पूरी तरह से तैयार हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? सर आज किस चीज के लिए तैयार कर रहे हो? आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी ज्योग्राफी की 12th की दूसरी वाली बुक, यानी कि सेकंड बुक, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। यानी भारत के लोग कैसे रहते हैं और यहाँ कैसे पैसे कमाया जाता है, अर्थव्यवस्था की बातें भी हम करने वाले हैं। इसमें पूरे भारत पर चर्चा होगी, जबकि जो हमारी पिछली किताब थी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसको हम अभी अभी खत्म करके आ रहे हैं, उस किताब के अंदर हमने ये देखा कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम चर्चाएं कर रहे थे। लेकिन यहाँ जो बात करेंगे हम हमारे इस पूरे प्यारे से भारत की बात करेंगे, हमारे आर्यव्रत और हमारे जम्बूद्वीप, हमारे प्यारे से हिंदुस्तान जिसे हम इंडिया कहते हैं, उसकी चर्चा हम करने वाले। इस किताब के अंदर जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं, लिंगानुपात से संबंधित आंकड़े हैं, देश की कई जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी और भूखमरी, उससे संबंधित बातें भी है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ फर्स्ट वाला जो चैप्टर है, उसके चैप्टर से रिलेटेड जो चीजें हैं जो हमें पढ़नी है उन पर बात करेंगे, और उसके बाद आज का जो लेक्चर है उस पर हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का नाम है, जो अध्याय पहला है, जनसंख्या वितरण यानी फैलाव, घनत्व यानी कितने किलोमीटर में कितने लोग, वृद्धि कितनी हो रही है हर 10 साल में, और ये संगठन कैसे बन पा रहा है, ये जनसंख्या जो है ये अलग अलग जगह कैसे रह रही है, वितरण कैसे है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे? वो तो चैप्टर का नाम था। आज हम शुरू जो कर रहे हैं चैप्टर पहला वाला, उसमें सबसे पहले हम जनगणना को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? भारत में लोग इतने हो गए, गिनना जरूरी हो गया है ना, बहुत जरूरी हो गया। चाइना को मारा पछाड़ हमने और पूरे विश्व लेवल पे पहले नंबर पे आ गए। आया सावण और पूज लिया नावण, यानी कि जनसंख्या में हम लगे पड़े हैं। और ये बड़ी विडंबना की बात है कि पूरे विश्व में 1 नंबर पर आना बहुत दुख की बात है। जैसे चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई, एक ही बच्चा, बहुत अच्छा। हम 2 लगा रहे हैं, हमें भी अब 1 चाइल्ड कर देना चाहिए। क्या कर रहे हैं? जनगणना वितरण की बात करेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या होता है यहां नहीं बताऊंगा मैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, क्षेत्रीय भिन्नताएं, अलग अलग क्षेत्रों में लोग किस प्रकार रहते हैं, ठीक है। जनसंख्या संगठन क्या होता है, जनसंख्या संगठन क्या होता है, भाषाई संगठन क्या होता है, भाषाई वर्गीकरण क्या होता है, धार्मिक संगठन क्या होता है, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन क्या होता है। यानी इस जनसंख्या संगठन के वो पार्ट है, उसमें भाषा के आधार पर लोग अलग अलग कैसे दिखाई देते हैं, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर लोग अलग अलग कैसे दिखाई देते हैं, कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने ईसाई, कितने सिख, कितने बौद्ध, कितने जैन, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। कौन काम करता है और कौन काम चोर है, इसकी बात भी हम श्रमजीवी जनसंख्या में करेंगे। और कौन कौन सी भाषा यहाँ बोली जाती है, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। चिंगू मिंगू चाओ चिंगू की तरह हम नहीं बोलते हैं, हमारी जो भी भाषा है वो बड़ी मस्त वाली है। तो ये तो चैप्टर की बात हुई। आज का लेक्चर क्या है सर? तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत प्यारा, स्वीट, यानी रसगुल्ले से भी मीठा है। किससे मीठा है? जनगणना और भारत। यानी जनगणना होती क्या है और भारत में किसने शुरू की, ये जो काम है, ये शुभ काम किसने किया, ये चर्चा हम करेंगे। और जनसंख्या वितरण, भारत में जनसंख्या किस प्रकार फैली हुई है, वो राज्य कौन से हैं जो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उनको जाके समझाना पड़ेगा। भाई साहब क्या कर रहे हो, इतनी जनसंख्या बढ़ाई जा रहे हो, देश में भूखमरी और बेरोजगारी ला रहे हो, शर्म आनी चाहिए। पहले, बिल्कुल पहले गांधी जी की तरह प्यार से समझाओ, फिर नहीं माने चंद्रशेखर आजाद की तरह हथियार से समझो, है ना। ऐसा नहीं करना है। इंदिरा गांधी ने किया था एक बार हथियार से समझाने का प्रयास, जनसंख्या तो कंट्रोल आ गई लेकिन सरकार गिर गई थी उनकी। और कोई भी नेता अपनी सरकार गिराना नहीं चाहेगा, है ना। तो हमें ही सजगता दिखानी पड़ेगी जनसंख्या के मामले में। किसको? हमें ही। देखिए जनसंख्या वितरण, ये दोनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि ये जनगणना होती क्या है। जनगणना जो होती है उसमें जन यानी मानव, जन यानी कौन? मानव। मानव की गणना की जाती है पूरे भारत लेवल पे। कौन करेगा भाई, इतना बड़ा भारत है, इतनी जनगणना यानी इतने लोगों की गणना कौन करेगा? कुछ समय अंतराल में की जाती है, यानी 10 साल में की जाती है भारत के अंदर। लोगों की गणना करने के लिए स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, उनकी ड्यूटी लगा देते हैं। घर घर जाओ, गिन के आओ कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े, कितने युवा है।
वो रजिस्टर में लिख के जाते हैं ना। कोई गांव गया हुआ रहता है उसका भी कहते हैं वो वहां गया हुआ है, ताकि वहां उसको ना जोड़ा जाए। वो जहां वहां जनगणना हो रही है वहां वो कहेगा कि मैं तो वहां से आया हूं, ठीक है ना। वैसे फिर आंकलन किया जाता है तो उत्प्रवास और अप्रवास नाम की चीज होती है कि बाहर कौन रह रहा है और बाहर से यहाँ कौन आया हुआ है, ये भी उसमें साइड में लिखा जाता है। तो ऐसे जनगणना होती है। हम तो नहीं जानते थे, भारतीय लोग तो गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पहले तो जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी। समस्याएं आ गई कि चिकित्सा सेवाएं बढ़ गई, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई, बीमारी से कोई मरता नहीं है, इसलिए जनसंख्या जो है बढ़े ही जा रही है, बढ़े ही जा रही है, बढ़े ही जा रही है। इसलिए जनगणना जो है उसका आंकड़ा पता होना बहुत जरूरी है। जनगणना होती क्या है ये तो आप समझ गए, फिर भी एक नॉर्मल परिभाषा है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। एक निश्चित समय अंतराल में, ऐसे नहीं कि रोज ही शुरू हो गए हम लेके रजिस्टर कि आज तो मैं जनगणना करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे भारत का आंकड़ा लेके आऊंगा सामने। एक निश्चित समय अंतराल में होनी चाहिए। भारत में हर 10 साल में होती है। कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में। जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। जनसंख्या की आधिकारिक गणना का मतलब होता है जो आंकलन, जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, और ये आधिकारिक का मतलब होता है अधिकारियों द्वारा की जाती है, मान्य होती है। ये क्या होती है? मान्य होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी सुबह उठा, मुंह धोया और आंखें वांखें साहब की और रजिस्टर लेके निकल गया, भारत की जनगणना करके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर, है ना। भारत में जनगणना जो है 1872 में शुरू हुई और 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की गई। उस समय के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में क्या होती है? जनगणना। मैं आपको थोड़ा अलग से समझाता हूं कि वास्तव में जनगणना है क्या। ध्यान से समझना है। क्या करना है? ध्यान से समझना है। जनगणना ये क्या है साहब? जनगणना है। क्या है? जनगणना। भारतीय लोग नहीं जानते थे। एक अंग्रेज अधिकारी थे, वो भारत आए और 1872 में, कब की बात बता रहा हूं, 1872 में उन्होंने भारत की जनगणना के बारे में सोचा और उनका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, वायसराय लॉर्ड मेयो कहते हैं या फिर ब्रिटिश लॉर्ड मेयो कह देते हैं। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो, लेकिन मुझे इतना इज्जत देना ठीक नहीं लगता अंग्रेजों को, लेकिन इनको मैं लॉर्ड भी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया, भारत के लोगों को गिनना शुरू किया है। किसने शुरू किया है? लॉर्ड मेयो ने। और लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मेयो ने जब भारतीय जनगणना की तो उस समय 12.1 करोड़ लोग थे भारत में। कितने थे? 12.1 करोड़, बहुत कम थे। अब तो 121 करोड़ पहुंच गए, अभी देखने वाले हम। ये आंकड़ा तो मैं आपको 2011 का बता रहा हूं, वास्तव आंकड़ा तो बहुत आगे निकल चुका है। 2011 में जब जनगणना हुई थी 121 करोड़ तो उस समय का है, ठीक है ना। तो 12.1 करोड़ जनसंख्या थी, यानी 12 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी जब लॉर्ड मेयो ने कब कराया था? 1872 में। लेकिन ये अजमेर में रहते थे और राजस्थान के अजमेर में इन्होंने मेयो कॉलेज भी खोला है, जो कॉलेज नहीं है, स्कूल है, लेकिन नाम क्या है? मेयो कॉलेज। ये बात है इनकी निराली है, ठीक है। लेकिन दूसरी बार जनगणना जो है भारत के अंदर 1881 में हुई। कब हुई? 1881 में, 1881 के अंदर एक व्यक्ति आए, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड, इसको भी हम लॉर्ड या लॉर्ड कर सकते हैं, लॉर्ड, ठीक है ना। इनका नाम था रिपन। इन्होंने कहा यार लॉर्ड मेयो जो है वो बड़ा प्यारा लाड वाड करके चला गया, भारत का जनगणना करके चला गया, है ना, जनगणना की गणना करके चला गया, मैं भी कुछ रिब्बन रिब्बन काट दूं। इसका नाम ही रिपन है। क्या नाम है? रिपन। रिब्बन नहीं है, याद करने के लिए हम रिपन कह रहे हैं। तो लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड जो है रिपन आए। लॉर्ड रिपन ने भी भारत में जनगणना कराई और इन्होंने जब जनगणना कराई तो इतने से एक समय में भारत की जनसंख्या जो है 25 करोड़ को पार कर गई। 7-8 साल में कितने करोड़ को? 25 करोड़ को। 1872 से 1881 तक, है ना। उसके बाद 1881 के बाद जनगणना होने लग गई, लेकिन 1949 में भारत स्वयं अपनी जनगणना करने लग गया। भारत स्वयं अपनी जनगणना। क्या भारत खुद करेगा? इसका मतलब क्या है? भारत के लोग करेंगे। और एक महा रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। क्या होता है? महा रजिस्ट्रार। ये भारत की जनगणना करता है। किसके अंडर में काम करता है ये महालेखा नियंत्रक के,
लेखा नियंत्रक के अंडर में काम करता है। नियंत्रक इसके अंडर में काम करता है। महालेखा नियंत्रक के अंडर में महारजिस्ट्रार जो ऑफिस है वो भारत की जनगणना करता है। कौन करता है? महारजिस्ट्रार ऑफिस। और ये जो ऑफिस है यहां से भारत की जनगणना जो है वो हर 10 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में होती है? हर 10 वर्ष में। अब आप कहोगे यार फिर भारत की अब क्यों नहीं हुई सर? अभी तो हो जानी चाहिए 2021 वाली। कोविड था, वही क्या था? कोविड। और कोविड के कारण ये जो है नहीं हो पाई। तो ये चीज हमने देखी कि हर 10 वर्ष में क्या होती है? ये जनगणना होती है। महारजिस्ट्रार ऑफिस में एक मेन आयुक्त होता है जो उसको मैनेज करता है, पूरे जो लेखा आया है उसको एनालिसिस करता है, सबका हेड बना हुआ रहता है। और वो अभी वर्तमान में है विवेक जोशी। महारजिस्ट्रार ऑफिस का हेड कौन है? विवेक जोशी। जितना प्यारा नाम है उतना ही विवेक से ये काम करता है, इसीलिए अभी तक जनगणना पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। विवेक जोशी, ठीक है ना, अच्छी बात है। ये जो मैंने आंकड़े बताए हैं 1872 में जो है कौन कर रहा है? लॉर्ड मेयो। 1881 में कौन कर रहा है? लॉर्ड रिपन। और उसके बाद भारत स्वयं कर रहा है 49 के बाद। 16 बार के आसपास अब तक जनगणना हो चुकी है। और ये जो जनगणना है 1881 वाली, ये लगभग जनवरी के महीने में हुई थी। किस महीने में हुई थी? जनवरी, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। तो ये है जनगणना। क्या होती है? लोगों की गणना। जन मतलब लोग, लोगों की गणना क्या कहलाती है? जनगणना। अब समझिए बात को। आधिकारिक गणना, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत की जनगणना की अगर बात करें, भारत में सबसे पहले 1872 में, आप समझ गए किसने की? लॉर्ड मेयो ने। 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना हुई। ये तो नॉर्मल थी, ये संपूर्ण भारत की हुई, ये कुछ क्षेत्र की थी, ठीक है ना। अब आपको ये भी लगा होगा कि यार अचानक से 7-8 साल में इतनी जनसंख्या डबल कैसे हो गई उस समय? तो ये पूरे क्षेत्र को नहीं करके कुछ क्षेत्र को इसमें छांटा गया था और उस क्षेत्र के आधार पर इसको देखा गया था, ठीक है। पहली बार जो है व्यवस्थित रूप देने लगे इसको 1881 में। जनगणना की जा सकी। उस समय प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती थी, आज भी होती है। हम अंग्रेजों की जो नीति है उसको आज भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको बुरा ना लगे, ठीक है। ये चीज हम देख चुके हैं। आगे देखिए, अगर भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो 1,21,19,03,422 लोग भारत में थे। कब? 2011 में। अब ये आंकड़े बार बार चेंज होते रहते हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए ये कब के हैं? ये 2011 के हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधिकतर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, लेकिन ये आंकड़े कोई याद नहीं करता। लेकिन हमें याद करके लिखने भी है, इसीलिए 100 में से 100 आते हैं। किस लिए आते हैं? ये पूरा लिखते हैं। जो विश्व की कुल जनसंख्या का, यानी पूरे संसार में जो टोटल जनसंख्या है, पूरे संसार में जो टोटल जनसंख्या है उसका 17.5% भारत अकेला ही लेके बेटा। अब तो ये परसेंटेज और बढ़ गया होगा, लेकिन आपको लिखना और याद करना यही है कि पूरे जैसे पूरे विश्व के अंदर 100 लोग हैं तो लगभग 18 लोग कहाँ होंगे? भारत के अंदर। 17.5 को मैं राउंड फिगर 18 बोल रहा हूं। अब आप कहेंगे सर अगर 0.5 आ रहा है तो छोटा बच्चा ले लो, 17.5 नहीं हो सकते तो, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, जनसंख्या वितरण, यानी जनसंख्या जो है उसका फैलाव किस प्रकार है, जनसंख्या कैसे फैली हुई है। एक समान रूप से तो नहीं है जनसंख्या, किसी स्थान पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, किसी स्थान पर कम लोग रह रहे हैं। पानी पतासे वाले के पास ज्यादा भीड़ है, पिज्जा बर्गर वाले के पास उससे भी ज्यादा भीड़ है, लेकिन ज्यादा पानी बतासे वाले के पास ही होती है ना। जनसंख्या का वितरण का मतलब है कि जनसंख्या एक जगह समान रूप से नहीं बसी हुई है। इसका मतलब पानी बतासा और पिज्जा बर्गर नहीं है। इसका कारण है संसाधनों का मिलना, खनिजों का मिलना, व्यवसाय का मिलना, रोजगार का मिलना। अब मैं गांव से शहर में इसलिए आया क्योंकि रोजगार चाहिए, तो जनसंख्या का वितरण क्या हो गया? असमान। गांव में लोग कम, शहर में ज्यादा, असमान वितरण है। जनसंख्या के वितरण का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे वितरित की जाती है, यानी किसी क्षेत्र में जनसंख्या किस प्रकार वितरित है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, वितरण देखा जाता है। भारत में जनसंख्या वितरण का स्थानिक पैटर्न बहुत असमान है, आधे लोगों को तो पता ही नहीं था।
आज लोग तो भारत में भी कहीं दूसरी जगह घूमने जाते तो वो सोचते हैं ये भारत का ही हिस्सा है क्या, मुझे पता ही नहीं था इतने दिन, है ना। ओ अच्छा, ये भारत का ही राज्य बिहार है, ये भारत का ही राज्य यूपी है, ये भारत का ही राज्य राजस्थान है ना। आधे क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत कम है, मतलब जो है वो सोचते भी नहीं है कि भारत में इतने लोग, वो पढ़ते हैं जब आंकड़े तो निकल जाते हैं सामने से, लेकिन वास्तव में देखते हैं ट्रेनों से लटके हुए लोगों को देखते हैं। कोई व्यक्ति गांव का बेचारा बॉम्बे चला जाता है, वो देखता है यार ये क्या मामला है, ट्रेनों के लटक लटक के जा रहे हैं, ट्रेनें भर भर के जा रही है, पैर देने को जगह नहीं है, गाड़ियों में हॉर्न बजाए जा रहे हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण का जो पैटर्न है वो स्थान के हिसाब से देखा जाता है, अलग अलग जगह। कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले हैं, भारत में ऐसा नहीं है कि हर जगह इतना ही है। जैसे आप राजस्थान के जैसलमेर जाओ, 17 लोग ही मिलेंगे 1 किलोमीटर में आपको। आप अंडमान निकोबार की तरफ निकल जाओ, वहां भी आपको कम ही मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए आगे, इन राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी भारत में जो जनसंख्या है, एक तो वो राज्य होंगे जो उच्च जनसंख्या के हैं, जहां बहुत ज्यादा जनसंख्या है, जिनका नाम लेना जरूरी है। इस राज्य से कोई हो तो अपने राज्य को सुधार लो और जनसंख्या को कंट्रोल करने में लोगों को जो है जागरूक करो कि जनसंख्या देश के लिए खतरा है, इससे ना तो रोजगार मिलता, ना व्यवसाय मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, इससे बेरोजगारी और भूखमरी और शोषण के शिकार हो जाते हैं। इसलिए जनसंख्या का कंट्रोल और इस पर जल्दी से एक्शन लेना बहुत जरूरी है। क्या है, एक तो वो राज्य जो ऊंच वाले हैं, एक वो जो जहां का लेवल ठीक है, ठीक ठाक कह सकते हैं, एक वो जो पूरी तरह से संतुष्ट है, हमारी जनसंख्या ज्यादा नहीं है। 3 प्रकार के राज्य हो जाते हैं। पहले कौन से पढ़ रहे हैं, उच्च जनसंख्या वाले राज्य। उत्तर प्रदेश की बात बड़ी निराली है और ये बहुत लंबी कहानी है, क्या बताए आपको, मुख्य जबानी है वहां की जनसंख्या, लेकिन ज्यादा कह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में अगर कोई है उत्तर प्रदेश वाला तो अपने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दो भाई। उत्तर प्रदेश उच्चतम जनसंख्या रखता है। उसके बाद महाराष्ट्र का, जैसे मैंने अभी मुंबई का एग्जांपल दिया आपको, महाराष्ट्र में जनसंख्या की कमी नहीं है, ठीक है। बिहार की बात कर लो, पश्चिम बंगाल की बात कर लो, पश्चिम बंगाल में भी जनसंख्या जो है भयंकर है। ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है, लोगों को जो है खेतीबाड़ी का क्षेत्र मिल जाता है, तो यहां भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश की बात कर लो, तमिलनाडु की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, कर्नाटक वाले इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी जनसंख्या इतनी कम नहीं है जितनी होनी चाहिए। गुजरात की बात करो, इतने बड़े बिजनेसमैन है ना, फिर भी जनसंख्या ज्यादा है। बिजनेस का जनसंख्या से क्या लेना देना, है ना, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है। इन राज्यों में पूरे भारत की 76% जनसंख्या रहती है। 76% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ ये लेके बैठा है यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश याद हो जाते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी, बिहार, राजस्थान सबको याद हो जाता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र उसके साथ याद हो जाते हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु ये आसानी से याद हो जाते हैं, 2-4 बार बोलना, क्योंकि ये जुड़े हुए याद होते हैं। जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान याद हो जाता है, महाराष्ट्र और जो है एक मैप पे और कौन सा था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 5 तो वैसे याद हो जाते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु याद कर लो और आंध्र प्रदेश याद कर लो, गुजरात याद कर लो, बहुत आसान है ना। कितनी जनसंख्या, 76 तो इनमें में रहती है। ये तो थे उच्च। मध्यम जनसंख्या वाले, मध्यम जनसंख्या वाले, हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो पूरी तरह से गड़बड़ा हुआ है, लेकिन जनसंख्या को इसने ठीक रख रखा है। असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और गोवा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां की जनसंख्या मध्यम है, क्योंकि यह पानी वानी है, तो लोग जो है अधिकतर जो है खेती बाड़ी में लगे हुए लोग हैं और व्यवसाय यहाँ पे ठीक चलता है, तो जनसंख्या यहाँ की मैनेज भी हो जाती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पंजाब जो है 5-2 आब, यानी 5-5-10 नदियां मिलती हैं यहाँ के, मतलब पंजाब का नाम इसीलिए पंजाब है। पंजाब मतलब आब का मतलब होता है 2 नदियों का मिलना, पंच का मतलब पंच है, यहाँ पे पंच से मतलब 5, तो 5 आब बनते हैं, मतलब 5 जगह 2-2 नदियां मिलती हैं यहाँ पे, इसलिए इसका नाम पंजाब है। तो नदी क्षेत्र है तो मैनेज हो जाती है जनसंख्या। असम जो है ये ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल आधा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, गंगा का क्षेत्र भी जो है आधा पश्चिम बंगाल गंगा का क्षेत्र है और आधा ब्रह्मपुत्र का है, इसलिए वहां भी कृषि अच्छी होती है। लेकिन वो टॉप पे था, आपने देखा अभी कुछ देर पहले। लेकिन यहाँ ठीक है मामला, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, देखो ये केरल पढ़ा लिखा है, इसको तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे कम वालों में आना चाहिए। कर्नाटक से मुझे ये उम्मीद दिखती है कि वो सबसे ऊंच वालों में रहेगा,
केरल कर्नाटक जैसे राज्य पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। साक्षरता जब हम पढ़ेंगे कि अक्षर ज्ञान कितना है, जब इस चीज को देखेंगे। कम जनसंख्या वाले राज्य और जनजातीय क्षेत्र जैसे जम्मू और कश्मीर, यानी कि कम जनसंख्या वाले राज्य जो है वो यह है जम्मू और कश्मीर। 1.04%, कितना है यहाँ पे 1.04% जम्मू और कश्मीर का जो जनसंख्या जो है, यानी 1.04% का मतलब है कि एक तो वार्षिक जो 10 साल में दर है उसकी बात भी हम कर रहे हैं, और इस क्षेत्र के पूरे क्षेत्र की भारत की अगर जनसंख्या देखें तो ये इतनी सी की लेके बैठा। देखो उत्तराखंड जो है पूरे भारत की जनसंख्या का 0.83% लेके बैठा है, क्योंकि 76 तो वो अकेले ही लगे, तो उत्तराखंड की जनसंख्या कम है, हिमाचल प्रदेश की कम है, सभी पूर्वोत्तर राज्य असम को छोड़कर, क्योंकि असम किस में आ रहा था, मध्यम में, इस बात को पक्का ध्यान रखें। पूर्वोत्तर राज्य अगर हम भारत की बात करें तो ये भारत का जो है ऊपरी हिस्सा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, और ये जो पूर्वोत्तर राज्य भारत के हैं वो इस तरफ है। ये जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं पक्का याद रखें आप, ये पूर्वोत्तर राज्य यानी पूर्व और उत्तर, क्योंकि नक्शे में हमेशा ऊपर होता है उत्तर, इस तरफ होता है दक्षिण, इस तरफ होता है पश्चिम, और इस तरफ होता है पूर्व। तो ये राज्य इस तरफ है, तो ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र हुआ। कौन सा क्षेत्र हुआ, उत्तर पूर्व का क्षेत्र हुआ। और तो उत्तर पूर्व के अंदर सिर्फ असम जो है किसमें आता है, मध्य में, बाकी सारे मेघालय, मणिपुर वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल ये 7 सिस्टर में नहीं है। ये पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, पूर्वोत्तर के मुख्य कितने राज्य हैं, 7 है, जिन्हें हम 7 सिस्टर कहते हैं, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 3 जनसंख्या के पार्ट हो गए, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। ज्यादा की बात करें तो यूपी बिहार जो है, राजस्थान, उसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, वो सब। मध्यम की बात करें तो असम है, पंजाब है, हरियाणा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है। कम की बात करें तो देखो गोवा को भी इसमें आना चाहिए था, लेकिन इसमें है। कम जनसंख्या की बात करें तो उत्तराखंड और जम्मू का नाम याद रखते हुए 7 सिस्टर के नाम याद रखना, असम को बीच में नहीं लाना है, ठीक है ना, ये याद रखना है। आगे देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या को जो प्रभावित करते हैं, यानी कि जनसंख्या किससे प्रभावित होती है। एक तो वो कारक होते हैं जो जनसंख्या को डिस्टर्ब करते हैं, एक वो होते हैं जो जनसंख्या को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब करना, मतलब डिस्टर्ब 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो वो कारक जो जनसंख्या को बढ़ाते हैं, एक वो कारक जो जनसंख्या को घटाते हैं। जैसे बेरोजगारी और भूखमरी आती है तो जनसंख्या घटती है, और वो आई किससे थी, जनसंख्या से आई थी। लेकिन एक ऐसा है कि लोगों को रोजगार वगैरह मिल जाए तो उस क्षेत्र में, शिक्षा मिल जाए तो उस क्षेत्र में, चिकित्सा मिल जाए उस क्षेत्र में, लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। तो ये कैसे कैसे बढ़ती है, तो इसमें कई प्रकार के कारक होते हैं। सबसे पहले भौगोलिक कारक को हम देखेंगे, यानी भूगोल के आधार पर जनसंख्या कहां बढ़ सकती है। एक तो वहां बढ़ जाएगी जब पानी आसानी से मिल जाए। लोगों को अगर पानी समय पे नहीं मिलेगा तो आधे तो वैसे ही मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे। लेकिन मारना नहीं है, भारत के लोग अपने लोग हैं, अपन खुद भारत के। जल की उपलब्धता का मतलब है जहां पानी आसानी से मिल जाए वहां लोग आसानी से अपना जीवन जीते हैं, आसानी से अपनी जिंदगी को काटते हैं। तो जल की जो उपलब्धता है उसको जानना जरूरी होता है। दूसरा, भू आकृति, यानी कि मान लो ये एक क्षेत्र है, ये एक शहर है इस प्रकार से, और इस शहर के आसपास पेयजल की अच्छी आवश्यकता है। किसकी, पेयजल की आवश्यकता है और उपलब्धता भी है। पेयजल का मतलब होता है पीने का पानी, पेयजल का मतलब क्या है, पीने का पानी। जैसे कि अजमेर शहर की अगर हम बात करें, किस शहर की बात कर रहे हैं, अजमेर शहर की बात करें, और इसके बाद इसके पास ही इससे ऊपर आता है, लेकिन यह जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं जयपुर, ठीक है। अजमेर और जयपुर, इन दोनों को पीने का पानी चाहिए। क्या चाहिए इन दोनों को, पीने का पानी, यानी जल की उपलब्धता रहेगी तभी तो लोग यहाँ रहेंगे। अगर पानी की समस्या आएगी तो इन दोनों शहरों में लोग रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो जल की उपलब्धता के लिए इधर से एक नदी आ रही है इस प्रकार से, और इस नदी को यहां पर एक बांध बना दिया गया। क्या बना दिया गया, बांध बना दिया गया। यहां एक बांध बना दिया गया, और ये जो नदी है ये बनास नदी है। कौन सी नदी है, बनास नदी है। मेरा उद्देश्य आपको नदी पढ़ाना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जल की उपलब्धता कैसे इफेक्ट डालती है। बनास नदी पर एक बांध बनाया गया जिसे हम बिसलपुर बांध कहते हैं। क्या कहते हैं, बिसलपुर बांध। ये बिसलपुर जो बांध है
यहाँ पर बनास नदी पर बनाकर यहाँ जल को रोककर इन दोनों शहरों को पेयजल के लिए पानी दिया जाता है। किसके लिए पानी दिया जाता है? पेयजल के लिए, पीने के लिए। तो इन शहरों में जल की उपलब्धता हो गई, इसका मतलब इन शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी। डेफिनेटली क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी और बढ़ रही है। भू आकृति यानी कि कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पहाड़ है, इस प्रकार से पहाड़ी पहाड़ है, सिर्फ स्थानांतरित कृषि होती है। सिर्फ क्या होती है? स्थानांतरित कृषि होती है यहाँ पे। इसलिए लोग रहना पसंद करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक समतल मैदान क्षेत्र है, जैसे माना कि ये एक मैदानी क्षेत्र है, ये क्या है? ये मैदानी क्षेत्र है, मैदान, यहाँ लोग रहना पसंद करेंगे। और ये पर्वतीय क्षेत्र है तो लोग यहाँ कम रहना पसंद करेंगे। लोग हल्के पर्वतीय क्षेत्रों में रह सकते हैं, भारी में नहीं रहेंगे। तो जमीन की आकृति कौन प्रभावित करती है? दूसरा तीसरा क्लाइमेट यानी जलवायु। कहीं बहुत ज्यादा सर्दी है, लोग नहीं रहेंगे। नॉर्वे के ट्रोंडहाइम शहर में आपको छोड़ दें तो आप जम के बिल्कुल यूं फ्रीज में जैसे कुल्फी नहीं जमती है ना, उस प्रकार से जम जाओगे। नहीं जाना वहां पे नॉर्वे के ट्रोंडहाइम शहर में, वहां कैरी कोई रहने दो, और ना बेंदा की तरह जंगलों में जाना है। तो क्या कह रहे हैं हम कि जलवायु के आधार पर, जैसे कि जैसलमेर राजस्थान का जो पार्ट है, वहां गर्मी में कोई जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां की मिट्टी बालू मिट्टी यानी मरी हुई मिट्टी, इसलिए वो क्षेत्र कहलाता है मरुस्थल यानी मरी हुई मिट्टी, गर्म मिट्टी, बालू मिट्टी जो आग बबूला हो जाती है गर्मियों के अंदर, वह कोई जाना पसंद नहीं करता गर्मियों में। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आती है, शीत क्लाइमेट होता है, ठंड होती है थोड़ी सी, तो टूरिस्टों की भीड़ लग जाती है। जो बिस्लेरी बिकाई नहीं करती थी, जो पानी की बोतल पड़ी पड़ी खराब ही होने लग गई, वो अब 100 रुपए की बिक रही है। जल की उपलब्धता, लोगों के जल की उपलब्धता बिस्लेरी। दूसरा, पहले नहीं बिक रही थी, अब बिक रही है, इसका मतलब जलवायु इफेक्ट डाल रही है। दूसरा, वहां मैदानी जो क्षेत्र है वो बालू का है, इसलिए लोग वहां भू आकृति के हिसाब से जा रहे हैं। तीनों चारों चीजें। दूसरा, वहां की मिट्टी जो बालू है वो ठंड में जो है बहुत अच्छी लगती है, गर्मी में नहीं लगती, इसलिए लोग वहां जा रहे हैं। तो चारों इफेक्ट को अगर हमें एक साथ समझना हो तो हमें जैसलमेर का उदाहरण लेना पड़ता है। जैसलमेर का उदाहरण, कहां का उदाहरण? जैसलमेर का। बहुत आसानी से समझ में आ जाते, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे देखिए, आर्थिक कारक। अब वही मौसम अच्छा मिल गया, जलवायु के हिसाब से हमें पसंद है, हम रहने लग गए। पीने का पानी मिल गया, मतलब जल की उपलब्धता है। जमीन अच्छी है ना, उबड़ खाबड़ है, जैसा हमें चाहिए वैसा है, हम रह रहे हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, भौगोलिक कारक है। लेकिन अब वहां आय तो चाहिए, पेट में खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लगते हैं पैसे, और पैसे मतलब आय, आय मतलब वित्त, और वित्त या पैसा जो होता है वो आर्थिक कारक होता है। तो लोगों को व्यवसाय चाहिए, तो जिस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वहां खनिज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वहां पे खनिज होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, तब लोग वहां रह पाएंगे, तभी व्यवसाय चलेगा। दूसरा, वह नगरीकरण होना चाहिए, यानी नगरों के अंदर भी व्यवसाय होना चाहिए, और नगरों के अंदर जो व्यवसाय होते हैं वो उद्योग होते हैं, यानी कि व्यक्ति वहीं रहना पसंद करेगा। या तो नगरों के अंदर उसे और व्यवसाय मिल गया, जैसे मैं शहर के अंदर रहता हूं तो मुझे पढ़ाने का काम मिल गया, कोई शहर के अंदर रहता है और MBBS कर रखा है तो उसको डॉक्टर का काम मिल गया, कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियरिंग का काम मिल गया, नगरीकरण में नगरों में उसको काम मिल गया। कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा मिस्त्री है, कोई बहुत बड़ा जो है मशीनों को ठीक करना जानता है, तो वो उद्योग में लगना चाहता है तो उसको उद्योग मिल गया। तो आर्थिक कारक यानी पैसा कमाने वाली जो चीजें हैं ये है, और ये व्यक्ति को मिलनी चाहिए, तभी व्यक्ति उसी स्थान पर रहता है, नहीं तो वो नहीं रहता है। करेगा क्या? घर जाएगा। भाई काम ही नहीं मिल रहा है तो कहां जाएगा? घर जाएगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, धार्मिक महत्व। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, बुरा ना माने, समझाने के लिए कई चीजें बतानी पड़ती हैं। जैसे एक व्यक्ति है और वो मान लो कि जैन धर्म का है, तो पसंद करेगा जैनियों के बीच ही रहे, और वो जैसे आया उसे पता लगा कि वहां तो जैनी है ही नहीं, वहां तो चर्च ही चर्च बने हुए हैं, ईसाई ईसाई है। एक हिंदू है और किसी स्थान पर गया और उस देखता है कि वहां तो मस्जिद ही मस्जिद है। एक मुस्लिम है और कई स्थान पर गया, वो तो वहां देखता है कि हिंदू ही हिंदू, मंदिर ही मंदिर है। तो आदमी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, अपने धर्म के लोग उसे चाहिए होते हैं, अपने धर्म के रीति रिवाजों को वो देखना चाहता है, अपने धर्म के जो त्योहार है उनको वो मनाना चाहता है। इसलिए मानव हमेशा धार्मिक आधार पर वहीं रहना पसंद करेगा जहां उसके धर्म के लोग रहते हो।
जहाँ उसके देवी देवताओं के मंदिर बने हो, जहाँ उसके बाबा पीर बाबाओं की मस्जिदें बनी हो, जिस धर्म का व्यक्ति है उस धर्म के उसे चर्च गिरजाघर या फिर मस्जिद मंदिर चाहिए। इसीलिए कबीर ने कहा था, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, ए इंसान मत बांटो इंसान को, है ना, इंसान को मत बांटो। लेकिन करे क्या, धार्मिक में तो अशांति जहां होगी वहां मानव नहीं रहेगा, लेकिन किसी को अशांति पसंद है वो वहीं रहेगा जहां अशांति है। ऐसा कोई नहीं है जिसको अशांति पसंद है, इसलिए लोग शांति का वातावरण देखते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शांति का महत्व, ठीक है ना। अशांति से आप समझ आते हैं वहां कोई भी नहीं रहेगा, इसलिए अशांति जो इसका अर्थ क्या है, शांति वाले स्थान पर रहेगा। खराब सामाजिक वातावरण में नहीं रहेगा। मानो समाज का वातावरण खराब है, शाम को 8 बजे आपका दिलीप सिंह गली में पधार चुका है, सभी भाइयों से निवेदन है कि इस गली को खाली कर दिया जाए, 60-70 रुपए का खर्चा करके आया है। ये क्या है, खराब सामाजिक वातावरण। ये क्या है, समाज में जो वातावरण खराब होने का मतलब ये नहीं है कि अचानक से एक समाज में तो बारिश हो रही है और दूसरे में नहीं हो रही, एक में ओले गिर रहे हैं दूसरे में नहीं गिर रहे, उसके अंदर धूप आ रही है इसमें नहीं आ रही। सामाजिक वातावरण का यह मतलब कतई ही इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट से नहीं है, या उन किंवदंतियों से नहीं, किंवदंतियां नहीं कह सकते इनको, या उन वो मूवमेंट जो समाज के खराब लोगों द्वारा किए जाते हैं, जो गंदे कार्य होते हैं एक प्रकार से समाज में, वो सामाजिक वातावरण को खराब करते हैं। तो व्यक्ति वहां रहना पसंद नहीं करेगा जहां खराब सामाजिक वातावरण। अगर मैं इसको लिख दूं अच्छा सामाजिक वातावरण, यानी जहां संस्कारी लोग रहते हो, पढ़े लिखे लोग रहते हो, है ना, बुजुर्गों का जहां सम्मान होता हो, माता पिता की जहां सेवा होता हो, लोग वहां रहना पसंद करते हैं। तो हमने कई कारक अब तक देखे हैं, भौगोलिक कारक के आधार पर देख रहे थे कि व्यक्ति वहां रहना पसंद करेगा जहां पानी अच्छा मिल जाए, खाने को खाना अच्छा मिल जाए। रोजगार के आधार पर यानी आर्थिक आधार पर अगर हम देखें तो व्यक्ति खनिज नगर और उद्योगों के आसपास रहेगा, और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक के आधार पर देखें तो धर्म अशांति सामाजिक वातावरण के आधार पर व्यक्ति अलग स्थान पर रहेगा। आगे देखिए और समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जाना समझा, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ हमने नहीं देखी है, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इसमें हमने ये देखा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इसके अंदर मोस्ट जो बात थी, जनगणना क्या होती है, लोगों की गणना होती है, इसके अलावा जनगणना जो है वो किस प्रकार होती है, मतलब सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही है। इसके अलावा लर्न एंड शेयर के आर्ट्स के चैनल से जरूर जुड़ना, वहाँ आपको बिग अपडेट मिलती रहती है कि कौन सी क्लास कब आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।